हेलो दोस्तों, आई एम पीके। दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको डीएसएसबी के हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट हम कराने जा रहे हैं, जिसमें पिछले 2-3 सालों में जो प्रश्न हिंदी में पूछे गए हैं जी ट्रिपल एसबी की परीक्षाओं में, आज हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और किस प्रकार आपको उनको समझना है और सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। प्रश्न नंबर 1, कौन से शब्द में अनुस्वार ण में बदला जा सकता है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, कंगन, मंजुल, कंठ और सुंदर। यहाँ पर आपको अनुस्वार दिया हुआ है सभी शब्दों में। ये अंकी बिंदी जो होती है इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार को हम हटाकर उसके स्थान पर कौन-सा वर्ण लिखते हैं, इसे समझने से पहले आप जो मैंने आपके सामने ये टेबल दी हुई है इसको समझ लेते हैं। इसके अंदर देखिए, ये स्पर्श व्यंजन है हमारे, ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हैं और इन स्पर्श व्यंजन को हमने 5 वर्गों में बाँट दिया है। कचट तप, क वर्ग, च वर्ग, ट, त और पा वर्ग। जो हर वर्ग का जो पहला अक्षर है उसको हम वन नाम से पुकारेंगे, ये टू, हर वर्ग का तीसरा, ये चौथा और ये पाँचवा। तो हर वर्ग का जो ये पाँचवा व्यंजन है, जो आखिरी व्यंजन है, इसको हम नासिक्य बोलते हैं। इसको कहते हैं नासिक्य। तो जो ये अंकी बिंदी आपको दिखाई दे रही है सभी में, इस अंकी बिंदी को हम अनुस्वार बोलते हैं। तो अनुस्वार के स्थान पर क्या आता है? नासिक्य आता है। अनुस्वार के स्थान पर नासिक्य आता है और नासिक्य के स्थान पर अनुस्वार आता है। एक तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब इसका रूल क्या है वो भी देख लीजिए। देखो, जब भी हम अंकी बिंदी हटाएंगे, अनुस्वार को हटाएंगे, तो अनुस्वार के बाद जो व्यंजन है हम उसे देखेंगे। अनुस्वार के बाद व्यंजन ग, अनुस्वार के बाद व्यंजन ज, अनुस्वार के बाद व्यंजन ठ, अनुस्वार के बाद व्यंजन द। तो ये 4 व्यंजन अनुस्वार के बाद हैं। तो ये चारों जो व्यंजन आपने देखे, ग, ज, ठ और द, अब देखना ये किस वर्ग के हैं। ग किस वर्ग का है? ग इस वर्ग का है। ज किस वर्ग का है? ज इस वर्ग का है। ठ किस वर्ग का है? इस वर्ग का है। और द किस वर्ग का है? ये त वर्ग का है। अब ये देखना है कि ण जो हमसे पूछा गया है सवाल, अनुस्वार ण में बदला जाए, तो जो ण है वो कौन से वर्ग में आ रहा है? ण ट वर्ग में आ रहा है। तो ट वर्ग की नासिक्य ध्वनि क्या है? ण है। तो यहाँ पर ण में क्या बदला जाएगा? ये वाला शब्द जो है वो, यहाँ पर जो अंकी बिंदी है वो ण में बदल जाएगी और ये क्या हो जाएगी? कंठ। और हम इसको आधा लिखते हैं, ठीक है? अंकी बिंदी यानी कि अनुस्वार को जब हम हटाते हैं, तो उसके स्थान पर अंकी बिंदी के बाद जो व्यंजन आता है शब्द में, वो किस वर्ग का है, उस वर्ग का जो नासिक्य व्यंजन होता है, हम उसको लिख देते हैं आधा, स्वर रहित लिख देते हैं। ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1 में भी सेम ऐसा ही प्रश्न है, वो भी मैंने कराया था और आप देख लीजिए। तो हम बाकी सभी शब्दों को देख लेते हैं कैसे बनेंगे। कंगन ग वर्ग का है, तो ये बनेगा क, उ, ग और न, कंगन। ये हो गया। मंजुल ज वर्ग का है, तो ये हो जाए म, अदैया, ज उ ल, मंजुल। ठीक है। सुंदर, तो यहाँ पर ना आ जाएगा। ये कौन से वर्ग का है? त वर्ग का है। तो इस प्रकार से हम इन सभी शब्दों को अनुस्वार हटाकर नासिक्य व्यंजन से रिप्लेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, मूर्धा से उच्चारित होने वाले सभी वर्ण कौन से वर्ग में हैं? मूर्धा क्या होता है? देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये वाला जो वर्ग है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। तो मूर्धा से ये वाले पांचों के पांचों उच्चरित होते हैं। ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा कंठ है, ये हमारा मूर्धन्य हो ही गया, ये वाला हमारा दंत्य हो गया और ये जो होता है हमारा, अब ये देखो ये अलग अलग होते हैं। यह जो होता है, यह हमारा तालव्य होता है। इस तालु से हमारी जीवा ऊपर स्पर्श होती है और यहाँ पर र और ल जो हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं? वर्त्य। वर्त्य मतलब जो हमारे दंत मूल से, जो हमारे मसूड़े हैं, हमारे मसूड़े होते हैं, वहाँ से हमारी जीभ वहाँ पर स्पर्श करती है, तब इनका उच्चारण होता है। तो ये होता है हमारे उच्चारण स्थान। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं वर्ण विचार की, वहाँ मैंने सब डिटेल से बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, अशुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए, अशुद्ध शब्द जो है, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती। पहली बात तो एक बात बता दूं, अशुद्ध शब्द के लिए शुद्ध अशुद्ध की कोई भी ट्रिक नहीं होती। ये आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे कठिन शब्द जो लिखने में कठिन है और पिछली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करके ही ये आ सकता है। ठीक है। अध्ययन यहाँ पर बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अनिष्ट, अनिष्ट में गड़बड़ लग रही है। स्वाभिमान बिल्कुल ठीक है।
सलज्ज भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अध्ययन भी ठीक है, और हमारे यहाँ पर अनिष्ट यहाँ पर गड़बड़ है। अनिष्ट होता है, अनिष्ट नहीं होता, अनिष्ट होता है। तो ये अनिष्ट सही होता है। अनिष्ट का विपरीत क्या होता है? इष्ट। ईस्ट क्या, अनिष्ट क्या होता है? अनिष्ट कहते हैं अशुभ जो होता है, अशुभ बुरा, और ईस्ट मतलब शुभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा सवाल है हमारा, रमधा को नौकरी नहीं करनी, वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पर कारक बताना है। कारक 8 प्रकार के होते हैं, ये आप देख सकते हैं, कर्ता कारक से लेकर संबोधन कारक तक, और ये उनकी विभक्तियां दी हुई हैं। ये 8 उनकी विभक्तियां होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, रमधा को नौकरी नहीं करी करनी, तो यहाँ पर को विभक्ति हमने देख लिया, और को विभक्ति देखकर क्या कर दिया? एक कर्म कारक कर दिया इसको। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आपका सवाल है, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा अगर आपने यहाँ पर कर्म कारक लगा दिया तो। अब सही क्या होगा और क्यों ये गलत होगा, तो वो मैं भी आपको बता देता हूँ। देखो कारक होता क्या है? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाए उसे ही कारक कहते हैं। अब हम देखते हैं संज्ञा सर्वनाम शब्द हमारा, जैसे कि यहाँ पर रमधा है, रमधा को और नहीं करना, तो रमधा को और करने के साथ क्या संबंध है? ये करता है, कार्य को करने वाला है। रमधा कौन है? कार्य को करने वाली या नहीं करने वाली, तो ये हमारा कर्ता है। यहाँ पर रमधा को पे क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा कर्ता कारक। देखिए ये विभक्तियां तो आपको याद करनी है, ये तो आपको याद ही करनी है, सामान्य रूप से ये आती हैं। कई बार ये विभक्तियां नई भी आती हैं। एक मैं वाक्य अगर यहाँ पर लिख देता हूँ, रमधा नौकरी करती है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी विभक्ति नहीं आई, रमधा ने या रमधा को कुछ भी नहीं आया, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? फिर भी कर्ता कारक होगा। तो इस प्रकार से एग्जामिनर कई बार आपको प्रश्न दे देता है, और आप वहां पर भी विभक्तियां देख करके और इसके अकॉर्डिंग सवाल करके आ जाते हो, और वो गलत हो जाता है, और आपको कितने नंबर का नुकसान होता है? 1 नंबर तो आपका गलत हुआ हो गया, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, आपको 1.25 नंबर का लॉस हो जाता है। इसलिए अपनी आंखें और मस्तिष्क खोल के सवाल करना है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, भाई साहब आते ही होंगे, यह वाक्य किस काल का है? चलो एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ पर सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान तो नहीं है। सामान्य वर्तमान तो होता है जब वाक्य का अंत ता है, ती है और ते हैं, जब वाक्य के अंत में आता है तो वहां पर सामान्य वर्तमान होता है। किंतु यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान होता है रहा है, रही है और रहे हैं, ये होता है अपूर्ण वर्तमान। भविष्य काल भी ये नहीं है, क्योंकि भविष्य काल में ये होता है भाई साहब आएंगे, भाई साहब आएंगे, ये भविष्य की बात होगी, कार्य भविष्य में होगा। लेकिन यहाँ पर अभी की बात कर रहा है, भाई साहब आते ही होंगे, यानी कि रास्ते में होंगे, आते ही होंगे, ये वर्तमान की बात कर रहा है, और उसमें भी संदिग्ध वर्तमान की यहाँ पर बात हो रही है। मैंने आपको बताया था संदिग्ध वाला जो होता है वो सिर्फ किसमें होता है? या तो भूतकाल में होता है या फिर वर्तमान काल में होता है। भविष्य काल में संदिग्ध नहीं होता, भविष्य काल में संभाव्य होता है, और भूत और वर्तमान में संभाव्य नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल से अगर आपको काल के बारे में पढ़ना हो तो मैंने वीडियो डाली हुई है डिटेल में, एक अच्छे से एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो वहां पर देख लेना जाकर। सवाल नंबर 6, यद्यपि शब्द में संधि है। दोस्तों संधि एक ऐसा विषय है, ऐसा टॉपिक है कि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जटिल होता है। जहां तक मुझे मालूम है बच्चों की सबसे ज्यादा शिकायत यही आती है कि सर संधि समझ में नहीं आती। देखो, यद्यपि शब्द में संधि जब बताएंगे तो ये जो चारों प्रकार हैं, ये कौन से संधि के हैं? ये स्वर संधि के प्रकार हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो ये स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पांचवा कौन सा होता है? पांचवा होता है अयाधि संधि, जो ऑप्शन में नहीं है क्योंकि 4 ही ऑप्शन होते हैं। तो ये 5 हमारी स्वर संधि होती है। इसके अंदर जो यण संधि है, यण संधि इसका आंसर है, मैं बता देता हूँ। यण संधि क्या होती है? इसके लिए देखो, य से यण होता है, तो य से ये याद कर लो, य व त्र जुगाड़। तो हमारा जो जुगाड़ है वो य व त्र है। य से यण, य से य व त्र। अब ये क्या होता है य व त्र? देखो, य से पहले आधा वर्ण, व से पहले आधा वर्ण, और त्र से पहले पूरा वर्ण। अगर ये कहीं पर नजर आ जाए आपको शब्द में, तो वहां पर यण संधि होती है। देख लेते हैं। जैसे इसके और भी उदाहरण है, जैसे य से पहले आधा वर्ण त आ गया, अत्यधिक। य से पहले आधा त आ गया। देखो, यद्यपि ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, ये दोनों प्रकार से हम यद्यपि लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इन दोनों को मिलाकर एक संयुक्त व्यंजन बना दिया है। ठीक है, इस तरह से आधा द और या को मिलाकर ये बनता है। तो इसमें आधा दा और या हो गया, तो य से पहले आधा वर्ण, यहाँ भी य से पहले आधा वर्ण, सभी में य से पहले आधा वर्ण आपको मिलेगा। यद्यपि में यण संधि होगी, ये उसकी ट्रिक है, ये भी देख लेना।
और सारी ट्रिक आपको डिटेल में जाननी हो सारी संधि की, तो आप मेरी वीडियो जाकर देख लेना। सवाल नंबर 7, तिरंगा शब्द कौन से समाज का उदाहरण है? तो तिरंगा, देखिए आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तो आज 15 अगस्त का दिन है और तिरंगा का हम सवाल कर रहे हैं। तो हमारे सभी दोस्त जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए तिरंगा शब्द में देखते हैं क्या कुछ है। तो तिरंगा में देखिए, इसको अगर हम इसको देखें, इसमें दो पद कौन कौन से, ती और रंगा। तो यहाँ पर तीन, यहाँ पर संख्यावाची पद है हमारा पहला, यहाँ पर तीन आ रहा है, तीन रंगा। जहां पर संख्यावाची आ जाए हमारा पहला पद, तो वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। लेकिन रुको एक मिनट, अगर यहाँ पर देखो हल्का सा ट्विस्ट मैं यहाँ पर डालता हूँ। अगर यहाँ पर इस सवाल में कहीं ऑप्शन में बहुव्रीहि होता, बहुव्रीहि अगर ऑप्शन में होता, तो इसका आंसर फिर आप क्या लगाते? बहुव्रीहि समास लगाते। फिर यहाँ पर द्विगु समास नहीं लगाते, क्योंकि तिरंगा जो है वो रूढ़ हो गया है। हर तीन रंग की हर चीज को हम तिरंगा तो नहीं कहते, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें तीन रंग होते हैं, परंतु हम उन्हें तिरंगा नहीं कहते। तिरंगा सिर्फ हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लिए रूढ़ हो गया है। ना तो तीन से कोई अर्थ होता है, ना रंगा का कोई अर्थ निकलता है, कुछ तीसरा ही पद प्रधान होता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द से पहले जुड़ जाते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो यहाँ पर अक्ष से पहले क्या जुड़ गया है? प्रति जुड़ गया है, प्रति धन अक्ष, तो प्रत्यक्ष हो गया। तो ये हमारा आंसर सही है। सवाल नंबर 9, सुनार शब्द में प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय क्या होते हैं? उपसर्ग तो शब्द से पहले लगते हैं और प्रत्यय क्या लगते हैं? शब्दांश होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं मूल शब्द के। तो यहाँ पर सुन शब्द में आर लग गया तो सुनार हो गया, तो आर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, सवाल नंबर 10, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो देखिए भाववाचक संज्ञा आपने पढ़ी होंगी संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञा होती है जब हमें किसी शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों का, उसकी दशा का, उसके भाव का, अवस्था का, इन सब चीजों का जब हमें पता चलता है तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसकी पहचान कैसे करते हैं? जब भाव होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे हृदय में होते हैं और उनको हम अनुभव करते हैं। वो क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। उनको हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ उनका अनुभव करते हैं, वो हमारे भाव कहलाते हैं। तरुण क्या है? ये तरुण क्या है? पोस्ट, ये नाम है किसी का, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तरुण नाम होता है। पौरुष क्या है? ये देखो, ये हमारी भाववाचक संज्ञा है, यही आंसर है। पौरुष पुरुष से बना है पौरुष। भाववाचक संज्ञाएं बनाई भी जाती हैं, वो कैसे बना सकते हैं? हम जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनाम से, विशेषण, क्रिया और अव्ययों से, अधिकारी शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। युवक, युवक हम सभी के लिए प्रयोग करते हैं, तो हम इसको कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही आस्तिक जो है वो भी हम सभी के लिए प्रयोग कर लेते हैं, ये भी हमारा जातिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तत्सम शब्द कौन सा है? देखिए भाई, तत्सम और तद्भव पहचानने के लिए आपको मैंने कुछ पहचान बताई थी, वीडियो जब बनाया था उसमें डिटेल से मैंने पहचान बताई थी, तो वहां पर वो वीडियो आप जरूर देख लेना अगर आपको तत्सम तद्भव पहचानने हैं तो। उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी, जो संयुक्ताक्षर होते हैं, संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं? चार होते हैं, क्षत्रिय, ज्या ज्ञानी, ठीक है, त्रिशूल और श्रमिक। ये हमारे चार क्या होते हैं? ये हमारे चार संयुक्ताक्षर होते हैं। और जिस भी शब्द में ये इनमें से चारों में से कोई सा भी संयुक्ताक्षर हो जाए, वो हमारा तत्सम शब्द होता है। उसमें फिर कुछ भी आपको नहीं सोचना, 110% वो तत्सम शब्द होगा, कोई भी डाउट नहीं करना। यहाँ पर देखिए क्षत्रिय आ गया, यही हमारा आंसर है, यही हमारा तत्सम शब्द है। देखिए इसके अलावा ये तीन बचे हैं, देख लेते हैं इनके भी तत्सम रूप कौन से होंगे। ये तद्भव है तीनों के तीनों, इनके तत्सम क्या होंगे? इनके तत्सम होंगे, मौत का क्या होगा? मृत्यु, पूत का होगा पुत्र, और जोगी का होगा योगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है सवाल नंबर 12, और आप मत हो जाना 9 2 11, पूरी वीडियो देखता जाना, आगे और भी अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं। तद्भव शब्द छांटिए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि संयुक्त अक्षर जो होते हैं, संयुक्त अक्षर जहां भी आ जाए वो तत्सम होता है। संयुक्त अक्षर देखो कहाँ रहा है? संयुक्त अक्षर त्रिशूल यहाँ रहा, ये भी नहीं होगा तद्भव। यहाँ रहा, ये भी तद्भव नहीं होगा। मोती में तो कुछ दिख नहीं रहा। एक श, जहां भी श षटकोण आ जाए, आधा हो या पूरा हो, वहां पर भी तत्सम शब्द होता है। तो यहाँ पर श षटकोण हो रहा है, तो ये भी तद्भव शब्द नहीं है। तो हमारा तद्भव शब्द क्या बचा? मोती, यही हमारा सही आंसर है। और ये मौक्तिक से बना है, मौक्तिक से बन गया मोती, तो ये हमारा तद्भव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13,
जो इस संसार से बाहर की वस्तु हो उसको क्या कहेंगे? देखिए, जो इस संसार का है, जो इस दुनिया की चीजें हैं, उनको लौकिक कहते हैं, और जो दुनिया की चीजें नहीं है, उसके विपरीत है, उनको अलौकिक कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? अलौकिक है, जो दुनिया की नहीं है। भौतिक क्या होती हैं? भौतिक चीजें वो होती हैं जो इस संसार में, जो चीजें हम देख सकते हैं, जिनका हम अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं, उनको हम छू सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भौतिक होती हैं। जो भी चीज़ें हमारे आस-पास होती हैं, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो किताब है, पेंसिल है, पेन है, दरवाज़ा है, टोपी है, रुमाल है, ठीक है? बाइक है, कार है, सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये भौतिक होती हैं। और भौतिक का विपरीत क्या होता है? भौतिक का विपरीत होता है आध्यात्मिक। जो चीज़ें हम देख नहीं सकते, जिनको हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, ठीक है? अपने इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते, मन में अनुभव कर सकते हैं। तो इस पर जैसे कि ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, ये आध्यात्मिक कहलाते हैं। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14। आयात का विलोम होता है। आयात का अर्थ होता है आया हुआ, ठीक है? बाहर से कहीं से आया हुआ, और इसका विपरीत जो अर्थ होता है, वो क्या होता है? गया, जाना, बाहर जाना, गया हुआ। तो जब कोई चीज़ बाहर से आती है, तो उसको क्या कहते हैं? आयात, और बाहर जाती है उसको निर्यात कहते हैं, गई होती है, ठीक है? तो इसका आंसर है निर्यात। नेक्स्ट, शरीर का पर्याय नहीं है। शरीर के पर्यायवाची शब्द याद कर लीजिए, जैसे देह, काय, तन, बदन, ठीक है? और वपु भी क्या होता है? वपु भी शरीर को ही बोलते हैं, रिपु नहीं बोलते। रिपु का अर्थ होता है शत्रु, दुश्मन, इसको कहते हैं रिपु। तो यहाँ पर जो ये तीनों पर्यायवाची हैं, इनका अर्थ एक ही है, और अलग क्या है यहाँ पर? रिपु। यही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 16। देखो भाई दोस्तों, ये एक सवाल बहुत बार आ रहा है डीएस ट्रिपल एस में। बहुवचन बताना है, और वो भी अविभक्तिक। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बहुवचन दो प्रकार का होता है, विभक्तिक और अविभक्तिक। अविभक्तिक, देखो, जब भी बहुवचन पूछे और ब्रैकेट में अविभक्तिक लिख दे, तो जो ये शब्द जिसका वो बहुवचन पूछ रहा है वो ही आंसर हो जाता है। यही इसका आंसर है, ये ध्यान रखना बस। बहुवचन कभी भी पूछे और उसके साथ ब्रैकेट में अविभक्तिक लिख दे, तो उसका, जिसका भी बहुवचन पूछ रहा है, उसका जो उत्तर है, वो शब्द खुद ही उसका उत्तर है, क्योंकि उसमें विभक्ति लगी ही नहीं है। विभक्ति लगाए बिना, जैसे विभक्ति 8 होती है ना, 8 में से कोई सी विभक्ति ना लगे। जैसे कि मुनि से हम लिख सकते हैं, मुनियों ने खाना खाया, मुनियों ने खाना खाया। तो ये जो मुनियों के साथ हमने विभक्ति लगा दी ने, तो हमने मुनियों लिख दिया। जब हमने ने विभक्ति लगा दी, तो हमने इसका रूप मुनियों लिख दिया। ये सही है वैसे तो, लेकिन वो पूछ रहा है विभक्तिक नहीं बताना, आपको अविभक्तिक बताना है। और जब भी अविभक्तिक पूछ ले जिसमें विभक्ति ना लगे, जैसे एक मुनि, एक मुनि, और इसका तरीका ये बता रहा हूँ आपको अविभक्तिक निकालने के लिए कि बहुवचन क्या होगा। इसको सबसे पहले एक के साथ रखो, एक मुनि, और उसको फिर बहुवचन कर दो, जैसे 5 मुनि। तो 5 के साथ हम क्या करेंगे? मुनि करेंगे, मुनियों लिखेंगे। तो हम 5 मुनि ही लिखेंगे। एक मुनि आ रहा है, 5 मुनि आ रहे हैं, ऐसे ही तो बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा अविभक्तिक। लेकिन ये सभी के साथ सेम नहीं होता, कई बार ये इसका रूप बदल भी जाता है। जैसे अब मैं कहूँ एक कपड़ा, एक कपड़ा, और अगर मैं कहूँ 2 कपड़े, दो, तो 2 के साथ मैं कपड़े लिख दूंगा ना, 2 कपड़े। तो देखो, ये इसका अविभक्तिक रूप है कपड़ा का, बहुवचन अविभक्तिक क्या होगा? कपड़े होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन एग्जाम में ज्यादातर जो सवाल आ रहे हैं, वो उस प्रकार के आ रहे हैं जिसमें कि वो बिल्कुल सेम टू सेम दे देता है, और वो यहाँ पर 3 ऑप्शन ऐसे भी रखता है जिससे कि आप इसको गलत करके आओगे। इन तीनों में से एक आंसर इसका लगा कर आ जाओ। तो मुनि, अच्छा मुनि जा रहा है, मुनियों ने खाना खाया, तो मुनि इसका आंसर है, इसको लगा कर आ जाओगे, गलत करके आओगे। तो आप मेरी बात ध्यान रखना, इस प्रकार से चेक कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17। निरुत्तर हो जाना। निरुत्तर हो जाना मतलब कोई जवाब ना बन पाना। जब हम किसी बात का जवाब नहीं दे पाते, तो हम निरुत्तर हो जाते हैं। तो उसके लिए मुहावरा क्या होता है? बगले झाँकना। हम जब निरुत्तर हो जाते हैं, तो हम इधर-उधर बगलें झाँकते रहते हैं, जब हम कोई जवाब ही नहीं दे पाते किसी सवाल का। बाग-बाग होना, खुश होना, बाहें खुल जाना, ये भी खुशी होना होता है। बट्टा लगाना मतलब चूना लगाना। तो इसका जो हमारा उत्तर है वो क्या हो जाएगा? निरुत्तर होना मतलब
बगले झांकना। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़ व्यक्ति को कहते हैं, बिल्कुल अनपढ़ होना, यही इसका आंसर है। थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं, थोड़ा पढ़ा लिखा क्यों? काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर मतलब एक भी अक्षर नहीं पढ़ा, जैसे क कबूतर, ख खरगोश, ये काले होते हैं अक्षर, किताब में काले छपे होते हैं ना, तो इसलिए इसको काला अक्षर बोलते हैं। मतलब कि अक्षर तक की भी पहचान नहीं कर सकता, तो वो क्या कहलाएगा? जो अक्षर भी नहीं पहचान सकता वो तो बिल्कुल ही अनपढ़ कहलाएगा ना। ये इसका आंसर बिल्कुल अनपढ़ हो गया। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19, मैं चला तो जाता लेकिन वह आया ही नहीं। इसमें क्या बताना है? हमें समुच्चय बोधक अव्यय बताना है, कौन सा है। अव्यय क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। अव्यय जो है वो चार प्रकार के होते हैं। अव्यय, अव्यय का अर्थ होता है, व्यय का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है खर्च होना, जिसमें से खर्च हो जाए, जो चीज कम हो जाए। और अव्यय जिसमें से खर्च ना हो, जो चीज कम ना हो, यानी कि जिस चीज में कोई बदलाव ना है, जो जैसी है वैसी ही रहे। यानी कि कहने का मतलब अविकारी शब्द को अव्यय शब्द बोलते हैं। और ये चार होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहले समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण। ये जो शब्द होते हैं ये चारों अव्यय कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो इसमें कौन सा अविकारी शब्द है? समुच्चय बोधक जो है इसका बताना है कौन सा है। समुच्चय बोधक शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों, पदों, वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं आपस में। अब हम देखते हैं यहाँ पर दो वाक्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर है, मैं चला तो जाता, लेकिन के बाद आया वह आया ही नहीं। यहाँ पर दो उपवाक्य हैं ये, और इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इनको जोड़ने का काम कर रहा है लेकिन। लेकिन ही हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा समुच्चय बोधक हो जाएगा। इसी प्रकार से लेकिन, किंतु, परंतु, इसीलिए, ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे समुच्चय बोधक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20, मैं शादी में नहीं जाऊंगा वाक्य में रेखांकित क्रिया है। देखिए क्रिया के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाई है, आप जरूर उस वीडियो को देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक। देखिए भाई, इसमें पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, सकर्मक, कर्मक, प्रेरणार्थक, विकर्मक। तो प्रेरणार्थक तो है नहीं कहीं से भी, प्रेरणा तो दे नहीं रहा कोई भी किसी को काम करने की, तो प्रेरणार्थक है नहीं। अब देखते हैं सकर्मक और अकर्मक। तो यहाँ पर हम, मैंने आपको बताया था सकर्मक अकर्मक की पहचान। आपको सवाल करना है क्रिया से। किससे सवाल करना है? क्रिया से आपको सवाल पूछना है। कौन सा सवाल पूछना है? दो सवाल पूछने हैं। पहला सवाल क्या, और दूसरा सवाल किसे या किसको। तो ये दो सवाल आपको पूछने हैं क्रिया से। मैं शादी में नहीं जाऊंगा, मैं क्या नहीं जाऊंगा? जवाब मिला? नहीं मिला। दूसरा सवाल करो, मैं किसे नहीं जाऊंगा, मैं किसको नहीं जाऊंगा? जवाब मिला? यहाँ पर भी जवाब नहीं मिला, यहाँ भी जवाब नहीं मिला। जब हमें दोनों में से एक भी सवाल का जवाब क्रिया से नहीं मिलता, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो वो अकर्मक कहलाती है। तो ये थे हमारे 20 सवाल। दोस्तों अगर आप चाहते हैं हम आगे आपको इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कराएं, तो आपसे एक अनुरोध है, आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए हम ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक पर अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। तो जल्दी ही मिलेंगे आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।